विंटर्स जो थे इतना ड्राई हमारा कभी भी नहीं हुआ है। 2.8 mm जो लास्ट ईयर रहा है और दैट इज़ द लीस्ट। 1901 जब से ये डाटा कलेक्शन शुरू हुआ है तब से ये सबसे मिनिमम है। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे खेती पे पड़ता है। अगर आपकी फसलें कम होंगी तो कहीं ना कहीं आपको वो महंगाई भी देखने में मिलेगी इन सब चीज़ों में। अफेक्टेड जो होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर होगा, वो पूरा का पूरा आम आदमी भी उससे अफेक्टेड होने वाला है। अभी स्नो नहीं हुआ, ग्लेशियर्स में अच्छा वाला डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ तो हमारे समर्स में हमको वो पानी की दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ऐसे खाली माउंटेन्स देख के ना स्नो कवर्ड नहीं होंगे, डाली चलती है, वो सिर्फ आपका पंजाब हरियाणा उस जगह पे ही है। बट आई हैव सीन मैनी प्लेसेस इन धर्मशाला एज वेल, है ना। तो यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मुंबई। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो ना बल्कि प्रदेश में बल्कि देश भर में काफ़ी चिंताजनक ये विषय बना हुआ है। कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बात करें या केवल देश की बात करें तो जो वातावरण है लगातार चेंज हो रहा है और मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं। आज कुछ बातचीत करेंगे मौसम विभाग के विशेषज्ञ असिस्टेंट प्रोफेसर दीपिका ठाकुर जी से, क्या कुछ विशेष तौर पे इनका इस मौसम को लेकर कहना है। और सर्दियों की बात करें तो जो सर्दियां शिफ्ट हो रही हैं या मौसम में जो बदलाव हम देख रहे हैं वो क्यों हो रहा है, किस कारणवश हो रहा है और किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है और किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। कुछ बातचीत करते हैं क्या कुछ विशेष तौर पर इनका सर्दियों को लेकर कहना है और मौसम जो बदलाव लगातार जारी है मौसम में उसको लेकर कहना है। स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच अभिषेक। इस बारे में तो जो आपका क्वेश्चन है ये वैसे बहुत ही ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखे जाएं तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप देखोगे कि विंटर्स जो थे इतना ड्राई हमारा कभी भी नहीं हुआ है ना। लास्ट 2 सालों में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज अगर जनवरी मंथ का ही हम लोग रेनफॉल देखें पैटर्न तो वो 2.8 mm जो लास्ट ईयर रहा है और दैट इज़ द लीस्ट, सबसे कम रहा है रेनफॉल पैटर्न में। और 1901 जब से ये डाटा कलेक्शन शुरू हुआ है तब से ये सबसे मिनिमम है। इस साल भी वो 4.8 है, तो वो कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कि नॉर्मल हमारा 48 तक जाना चाहिए, 48 mm। और अगर बारिशें नहीं होती तो उसको तो आपको पता ही है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है हमारे खेती पे पड़ रहा है ना। एग्रीकल्चर जो है दैट इज़ द मोस्ट वल्नरेबल और मोस्ट अफेक्टेड है अगर हमारी बारिशें टाइम पे ना हो, है ना। क्योंकि राबी क्रॉप्स होते हैं हमारे विंटर्स में, है ना। व्हीट है, आपके चने हैं, पोटैटोज़ हैं, बहुत ज़्यादा आपके पल्सेस हैं जो इस सीज़न में होते हैं। और अगर उन क्रॉप्स को ठीक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, आपको रेनफॉल नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इकोनॉमी, है ना, नो डाउट आपकी फसलें कम होंगी तो कहीं ना कहीं आपको वो महंगाई भी देखने में मिलेगी इन सब चीज़ों में। तो वो अनअफेक्टेड जो होगा वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर होगा, वो पूरा का पूरा आम आदमी भी उससे अफेक्टेड होने वाला है। और पानी जो है, अगर अभी स्नोफॉल जैसे आपने देखा ही होगा कि दिसंबर में 1-2 बार हुआ है अच्छा वाला, और अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो आपका स्नोफॉल देखने को मिला है। पर अभी भी हमारे आप देखोगे ना हिमालयाज़ जो है, पर्वत जो है वो खाली है, है ना। और अगर अभी स्नो नहीं हुआ, ग्लेशियर्स में अच्छा वाला डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ तो हमारे समर्स में हमको वो पानी की दिक्कत आएगी ही आएगी, है ना। और वो चीज़ हमने अभी लास्ट नवंबर में भी देख ली है कि टूरिज़्म हमारा रहता ही रहता है यहाँ पे, है ना। हमारा जो ऑटम सीज़न सितंबर अक्टूबर वाला भी है उस टाइम भी पानी की बहुत दिक्कत आई है ना। और बीइंग अ टूरिस्ट प्लेस, होटलियर्स जो हैं उन लोगों को अपना पानी पूरा करना ही करना है। पब्लिक सप्लाई जैसे म्यूनिसिपल सप्लाई अगर वो कम हो जाती है तो वो मतलब एक इंसान जो है वो थोड़ा कम पानी यूज़ करके अपना सस्टेन कर लेता है। पर जो होटल इंडस्ट्री है वो सस्टेन नहीं करती, वो कहीं ना कहीं बाहर से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से पानी जो है वो मंगवाते हैं। अब जो प्राइवेट डीलर्स हैं इस चीज़ में, वो जो है वो एक्सट्रैक्ट जो पानी कर रहे हैं वो ग्राउंड वाटर कर रहे हैं, है ना, वो भी कम हो रहा है। अब देखो आपका बारिश ही नहीं होगी तो हमारा क्या होता है, रिचार्ज, है ना। हम रेन वाटर रिचार्ज या हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। मोबाइल हमारा बैटरी कम हो जाए तो हम लोग शाम को रिचार्ज करते हैं उसको ना, फिर से बैटरी फुल करते हैं। रिचार्ज खत्म हो जाएगा 3 महीने के बाद फिर से करते हैं। पर वो चीज़ जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज में नहीं आ रहा, है ना। हम सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, पर उसका रिचार्ज नहीं है। एक टाइम ऐसा भी आएगा हमारा ग्राउंड वाटर भी डेफिशिएंट, है ना, उसका भी लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। तो अल्टीमेटली जो वाटर कंजर्वेशन है ना वो बहुत ज़रूरी है। बारिश होती है जितनी भी हो, है ना, वो हम लोगों को जितना ज़्यादा हम लोग उस चीज़ को कंजर्व कर पाएँ। अब मैं तो घर पे कोशिश करती हूँ कि हमारा जो लैंडस्केपिंग है ना, उसके लिए जब भी बारिश होती है तो हम लोग तो अपना छोटे से छोटा बर्तन रख देते हैं बाहर, और कम से कम 8-10 दिन तक उस पानी को आप यूज़ कर रहे हो किसी भी काम के लिए जो आउटसाइड वाला पानी है ना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि हाउ वी हैव टू कंजर्व द रेन वाटर जितना भी हमारे पास आ रहा है। अब वो हाउस लेवल पे भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी हो सकता है। और हमारा अभी 100 ईयर्स हम लोग अपने कॉलेज के सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इन्वायरमेंट को लेके हम लोग क्या करेंगे। तो उसमें वी हैव
सजेस्टेड आर प्रिंसिपल सर कि हम लोग कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएं, है ना, ताकि हमारा जो भी पानी को कंजर्व हाँ कंजर्व करने के लिए बीएड कॉलेज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है ये मैंडेटरी होना चाहिए हर एक इंस्टीट्यूट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, कि वो कंजर्वेशन पे आएँ। अदरवाइज़ हमारा फ्यूचर जो है वो वैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं पर इन्वायरमेंटली वी आर नॉट सेफ। मैम अगर शिवालिक जो माउंटेन है 2000 की जो रेंज है इसकी हम बात करें तो पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से यहाँ पे जो बर्फबारी है काफ़ी कम हो रही है, और जिस वजह से सर्दियाँ जो हैं वो कम हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू कुछ साल पहले का हम डाटा या आंकड़ा लें। तो क्या लगता है ऐसा किस कारणवश हो रहा है, और अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें तो किस तरह से डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को? देखिए एक फैक्टर नहीं है ना, दिस इज़ अ कलेक्टिव वो होता है फैक्टर्स जो इकट्ठा होके फिर एक आपको बहुत बड़ा चीज़ देखने को सामने आती है। अब आप चाहे देखिए कैलिफोर्निया में जो आपकी फॉरेस्ट फायर था, है ना, वो बहुत डिवास्टेटिंग, है ना, कितने लोग जो है 1,30,000 के आसपास लोगों को वहाँ से हटाया गया, शिफ्ट हो गए वहाँ से, है ना, और वो आपका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल एरिया था जहाँ पे सारे आपके हॉलीवुड के एक्टर्स रह रहे हैं। अब वहाँ पे आप देखोगे कि अब उसका कि क्या रीज़न्स है ना, तो रीज़न कभी ऐसा नहीं होता कि एक साइड से वो नेचुरल भी हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, और वो दोनों आप जब पास में इकट्ठा होते हैं तो वो कैटास्ट्रॉफ के फॉर्म में आते हैं। हो सकता है कि अब जैसे कह रहे हैं कि किसी ने वहाँ पे कैंप फायर किया, बॉन फायर किया, है ना, वो अच्छे से नहीं बुझा, वहाँ से चले गए। अब उस टाइम पे क्या था कि आपका ड्राई स्पेल है जो हर एक कंट्री जो है उसको देखने में मिल रहा है। सर्दियों में बारिशें बहुत कम है, ह्यूमिडिटी कम है, आपका अगर हवा ड्राई है, हल्का सा भी आपको चिंगारी की ज़रूरत है, और साथ में वहाँ पे जो आपका इस टाइम पे विंड है ना, विंड स्पीड इट्स अराउंड 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से, आप मान के चलो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर हवा चल रही है, और साथ में हल्की सी भी आग लगी है, और फॉरेस्ट जो है वो बिल्कुल ड्राई पड़ा है, तो वो फैलेगी, है ना। इनिशिएट कहाँ से हुआ? ह्यूमंस की वजह से। उसको थोड़ा सा ट्रिगर और कर दिया आपके जो ये है नेचुरल कंडीशंस आपकी कि ड्राई एयर है, पर कहीं ना कहीं वो कम रेनफॉल होना, ड्राई कंडीशंस आना, हवा में ह्यूमिडिटी कम होना, और जो आपकी विंड्स हैं, तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो है हम लोग भी उसके ज़िम्मेदार हैं, है ना। और अगर हम लोग हिमाचल की भी बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम लोग ट्रिगर करते हैं, नेचर उसको थोड़ा सा और एग्जैजरेट हो जाती है उस चीज़ पे। और क्लाइमेट चेंज की बात देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल, थ्रू आउट वर्ल्ड जो है ग्लोबली इम्पैक्ट है जो हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है। मैम अगर हिमालयन रेंज की बात करें या धौलधार रेंज की बात करें, और जितने भी पहाड़ हैं, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी राज्य है, यहाँ पे जो बर्फबारी कम हो रही है, इसके सबसे बड़े कारण क्या लगते हैं आपको, जिस वजह से जो बर्फबारी का जो लेवल है वो कम हुआ है? बर्फबारी भी और हम रेनफॉल भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। तो उसका जो मेन है दैट इज़ द वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, है ना। दूसरा, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जब भी रेनफॉल होता है ना, तो आपको मेडिटेरियन सी से जो आपकी हवा दैट इज़ द मॉइस्ट, है ना, यहाँ पे आगे टकराएंगे, बारिश होगी, तो वो हवा जो है दैट इज़ नॉट मॉइस्ट, है ना, दैट इज़ वेरी वीक। और दूसरा आपका रहता है कि जो राइज टेम्परेचर हो रहा है ना, वो शिफ्ट जो टेम्परेचर्स में हो रहा है। अब आप देखो कि सर्दियाँ जिस टाइम पे होनी चाहिए उस टाइम पे नहीं है ना। दिसंबर हमारा मुझे लगता है कि गर्म ही गया है, ऑलमोस्ट मिड, उससे ज़्यादा जनवरी भी हमारा गर्म ही गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये टेम्परेचर में शिफ्ट हो रहा है ना, सीज़न में शिफ्ट हो रहा है, उसकी वजह से भी। और तीसरा जो है आपका एल नीनो, है ना, जो पैसिफिक ईस्टर्न उसमें है, तो वो भी हमारा कहीं ना कहीं ये 3 मेजर रीजन्स जो हैं दैट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस लेस स्नोफॉल एंड रेनफॉल। अब कम स्नोफॉल होगा, कम रेनफॉल होगा, तो हमारी वो एग्रीकल्चर, और दूसरा क्या हो गया ना, अब शिफ्ट हो गया है। अब जैसे शिमला में हायर ऑल्टीट्यूड्स में आपका सेब होता था, अब जहाँ पे वो सेब होता है उसको वो टेम्परेचर नहीं मिल रहा, और आपका स्नो लाइन भी शिफ्ट हो गई, ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, है ना, आपका स्नो लाइन शिफ्ट हो गया। अब जहाँ पे स्नो पड़ता था पहले, वहाँ पे अब एप्पल ग्रो हो रहा है, नीचे वाले जहाँ पे अच्छा होता था वहाँ पे अब कम हो रहा है, अब क्वालिटी उस लेवल की नहीं हो रही। अब आपको बोल सकते हैं ना कि जिन लोगों के जो ज़मीनें ऊपर थी जहाँ पे स्नो से ढकी रहती थी, अब वो लोग ऊपर एप्पल ग्रो करना शुरू कर दिया है ना। किसी के लिए वो ठीक भी है, पर किसी मेजर है ना, जो क्लाइमेट चेंज की बात करें, पर वो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है ना। तो क्योंकि स्नो लाइन शिफ्ट होगी तो ऊपर ठंडा ठंडा होता जा रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या है, एप्पल ग्रो कर रहे हैं, पर वो ऊपर अब एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि ख़त्म ही हो जाए आपका स्नो लाइन, और जो कि बहुत ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी के लिए, है ना। हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं, है ना, और भी बहुत ज़्यादा ऐसी हमारी बायोडाइवर्सिटी है जो खतरे में है अगर हमारा इस तरह का चेंज होता है वेदर पैटर्न। मैम अगर बात करें इस बार की सर्दियों की,
तो क्या लगता है कि इस बार जो गर्मियाँ हैं वो किस लेवल की होने वाली हैं? क्योंकि हिमाचल की बात करते हैं विशेष तौर पे, तो जो टेम्परेचर काफ़ी बढ़ रहा है पिछले सालों से, और ऐसा ही चलता रहा और इस तरह की अगर सर्दियाँ रहीं, स्नोफॉल नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में जो सर्दियाँ हैं मई, जून, जुलाई जो है वो किस तरह का निकलने वाला है? मुझे तो लगता है कि पहले मैं बीमार बहुत कम होती थी, अब जिस तरह से ये जो आपका एकदम से शिफ्ट हो रहा है, वायरल जो है बहुत फैल रहा है। हमारे कॉलेज में आप देख लो मैक्सिमम बच्चे जो है वो कोल्ड कफ कुछ ना कुछ वायरल चला हुआ है, तो हेल्थ इम्प्लीकेशंस भी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, सोर थ्रोट है, आपको तो नॉर्मल हो गया है अब चीज़ें, है ना, जो बहुत, तो ये मौसम का ही है। दूसरा गर्मियों में सबसे पहले जो चीज़ देखने को आएगी वो यही आएगी कि हमको पानी की कमी होने वाली है ना। तो हम लोगों को किस तरह से आज ही कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि अब देखो हमारा लास्ट ईयर की तरह ही ये साल भी जाने वाला है। जी। सिर्फ 2 mm ज़्यादा हुई है बारिश, अदरवाइज 2.8 लास्ट था, अभी 4 mm हुई है, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ना। तो जितना सिवियर लास्ट टाइम भी आपकी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हुई है, तो हम लोगों को उसी चीज़ को देखते हुए कि आगे हम लोग ये ना सोचें कि नेक्स्ट ईयर ठीक हो जाएगा, है ना। अगर यही पैटर्न चलता है तो कहीं ना कहीं हमें वाटर कंजर्वेशन की तरफ और अपनी डेली जो हम लोगों की कुछ हैबिट्स बनती है, लाइफस्टाइल चेंज जो मैं बोलती हूँ, वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू टर्न बैक टू आवर बेसिक्स, जो हमने हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन कर दी है ना, जिसकी वजह से आपका अर्बन हीट आइलैंडिंग इफेक्ट होता है, जिसमें कि क्या होता है कि आपका अगर हमने कंक्रीट कर दिया, पक्का कर दिया है, सबसे पहले उसका पानी नीचे नहीं जाएगा, उसका ना एक अर्बन हीट आइलैंड बन जाता है, जिससे आपका हीट जो है वो ट्रैप होती है ना। तो आपको ज़्यादा क्या है, अब आप कच्चे पे खड़े हो वहाँ पे आपको ज़्यादा टेम्परेचर फील नहीं होता, अगर आप किसी पक्की जगह पे खड़े हो, है ना, तो वो एक हीट आइलैंडिंग इफेक्ट होता है। तो हम लोगों ने अपना जगह बहुत कम छोड़ दी है ना, कच्ची, हम लोग हर जगह ही उस चीज़ को पक्का करी जा रहे हैं। तो और दूसरा ये कि जो हमारा यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट है ना, किस तरह से हम लोग बच्चों को भी, अब देखो कॉलेज में हम लोग जब पढ़ते थे तब हमारे पास तो स्कूटर पे भी नहीं, तो पैदल, है ना, करते थे, आते थे। अब हर बच्चे के पास 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर भी रखे हैं, है ना। तो हमको कहीं ना कहीं बच्चों को भी उस तरफ लाना पड़ेगा कि जो हमारा फॉसिल फ्यूल बर्निंग है ना, वो भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ट्रैफिक मतलब व्हीकुलर जो पोल्यूशन है, दैट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज। 60% जो है हमारा पोल्यूशन जो है दैट इज़ फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। अगर इंडस्ट्रियल जो लेवल है या टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करें या टूरिज्म फील्ड की बात करें, पर्यटन व्यवसाय जो है हिमाचल प्रदेश का एक अहम महत्वपूर्ण जो है एक भाग रखता है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है हिमाचल प्रदेश की, कहीं ना कहीं पर्यटन जो निगम है या पर्यटन विभाग या पर्यटन दृष्टि जितने भी कारोबार जुड़े हैं उस पर इम्पैक्ट करती है। परंतु कुछ सालों से देखने को मिला है जो बाहर से लोग आते हैं, दिल्ली से आते हैं, कोलकाता से आ रहे हैं, मेट्रो सिटी से आ रहे हैं, वो धर्मशाला आते थे या हिमाचल आते थे ठंड के लिए, मतलब सर्दियों के लिए, कि यहाँ पे जो वातावरण है शीतल होगा, ठंडी हवाएं चलेंगी। परंतु ये जो इम्पैक्ट है इसका टूरिस्ट पे भी पड़ रहा है। अब ऐसा ही चलता रहा तो क्या लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन लगातार हो रही है हिमाचल प्रदेश में, या धर्मशाला की बात करें, शिमला की बात करें, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल, आपने ये तो बहुत ही, क्योंकि हर एक चीज़ जो है ना यहाँ पे लिंक्ड है ना। तो अल्टीमेटली अगर हिमाचल हमारा एक टूरिस्ट प्लेस है, डेस्टिनेशन है, तो ऐसे खाली माउंटेन्स देख के ना स्नो कवर्ड नहीं होंगे तो वैसे भी आपकी वैसे कम होने वाला है ना। दूसरा ये है कि जो टूरिस्ट है ना, अब जैसे मेरे को एक यहाँ पे मार्केट प्लेस में ही कुछ लोग मिले जो मुझे लगी साइंटिस्ट रहे थे, है ना, आई हैड अ वर्ड विद देम। तो वो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई से आए थे। अब वो ये कह रहे थे कि हम लोग ने जब लैंड किया है गग्गल, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू मुंबई, तो हमें तो लग रहा है हम आए क्यों, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा होता है, माउथ पब्लिसिटी भी होती है ना कि वहाँ पे क्या जाना, वहाँ तो जी यहाँ से ज़्यादा गर्मी है ना। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी बहुत अफेक्ट करेगा हमारा, मतलब जो टेम्परेचर चेंज है हमारे हिमाचल को। तो मुझे लगता है कि एक रॉबस्ट पॉलिसीज़ बननी चाहिए सरकार के द्वारा भी, कि किस तरह से हम लोग इस चीज़ को अपने लोकली लेवल, अब आप देखो ना, मुझे लगता था कि सिर्फ जो आपकी ये स्टबल बर्निंग है ना, जो हम जलाते हैं, पराली जलती है, वो सिर्फ आपका पंजाब हरियाणा उस जगह पे ही है। बट आई हैव सीन मैनी प्लेसेस इन धर्मशाला एज वेल, है ना, हिमाचल में भी वो हो रहा है। और मुझे था कि दिखता नहीं है हम लोगों को ना, पर आप कभी थोड़ी सी हाइट पे जाओगे ना उस टाइम पे, तो कोई एक मीटिंग था जिसके लिए हम लोग स्लेट गोदाम गए थे, तो वहाँ से मैंने देखा तो कम से कम 50 जगह धुआं, हाँ। एंड ये बात है आपकी शायद अक्टूबर नवंबर के, है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका सर्दियों में विंड जो होती है, एयर जो होती है, वो थोड़ी स्लो होती है, डिस्पर्स जल्दी नहीं होता। तो आपको आराम से दिख रहा था कि वो धुआं जो है वो इतनी जगह पे जा रहा है और वहीं पे वो है ना। तो लोकली भी वो चीज़ें हम लोगों को बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। फॉरेस्ट फायर से हम कैसे बच सकते हैं रेगुलर, अब जैसे क्लीनिंग होना चाहिए फॉरेस्ट का ना, वहाँ पे फॉरेस्ट में कहीं पे भी किसी भी तरह का हमारे पास एक फ्यूल ना हो आग लगने के लिए, है ना, वो अगर हम क्लियर करते रहेंगे, है ना। और अगर आसपास के कोई गाँव भी है उनको भी हम लोग बताएं कि आपका आग, क्योंकि देखो एंथ्रोपोजेनिक भी रीजंस हैं इसके, इंटेंशनली भी आग लगती है, अनइंटेंशनली भी लगती है ना। कोई घूमने गया, किसी ने सिगरेट वहाँ पे फेंक दिया जलता हुआ, तो उससे भी वो
करता है। तो हम लोगों को फॉरेस्ट फायर, क्योंकि उससे भी आपका बहुत ज़्यादा इमिशंस जो हैं वो जनरेट होते हैं, है ना। तो वो कुछ चीज़ें हैं जो हमको आगे गर्मियों में आने के लिए अभी से कुछ काम करना पड़ेगा, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कि हमारे जंगल बिल्कुल ठीक रहे, ताकि हमारा फ्यूल वुड वहाँ पे ना हो जो कि आग को पनपे और वहाँ से उसको एकदम से वो बड़े लेवल पे आग लगी। क्योंकि लास्ट ईयर मुझे पता हमें दिखता भी था कि 4-4, 5-5 दिन तक आग लगी है जंगलों में, है ना। तो वो इस बार ना हो, तो उसके लिए हमको बहुत रॉबस्ट पॉलिसीज़ और एक ना स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए सरकार के द्वारा भी और विभिन्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी। जी मैम, सरकार की बात करें तो वो तो अपने लेवल पे काम कर ही रही हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें या वातावरण जो प्रदूषण फैल रहा है उसको लेकर बात करें। अगर आम नागरिक की हम बात करते हैं, किसी आम व्यक्ति की हम बात करते हैं, तो किस तरह से वो कार्य कर सकता है, किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है इन्वायरमेंट के लिए, ताकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात करें या वेदर शिफ्ट होने की बात करें, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रोका जा सके या बंद किया जा सके। मैं तो ये बोलूँगी कि लाइफस्टाइल चेंज, हर इंसान को आप ये देख लो कि आपके दादा दादी कैसे अपना जीते थे और आप में क्या चीज़ें डिफरेंस आई हैं। अगर आप उनको एक बार बात करोगे ना, मैं तो ये बोलूँगी अपने पूर्वजों से बात करो जो भी आपके हैं अभी, वो आपको बताएंगे कि आपकी हुई और उनकी लाइफ में डेली पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अगर आप वही अडॉप्ट कर लोगे, है ना, तो आप हेल्दी भी रहोगे, है ना, कि वो खाते क्या थे, आप लोग क्या खा रहे हो आज की डेट में, है ना, किस तरह से आप ट्रैवल कर रहे हो, वो कैसे ट्रैवल कर सकते थे। और अगर आप अपना अभी बॉडी टेस्ट भी करा लोगे ना, ब्लड टेस्ट या कुछ अपने जनरल टेस्ट जो होते हैं, वो आपसे ज़्यादा ठीक निकलेंगे, है ना। तो मेरे तो यूथ को यही है कि अपना जो लाइफ स्टाइल है अगर हम वो चेंज कर लेंगे तो वी कैन चेंज एवरीथिंग, है ना। चाहे आपका वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है, चाहे आपका वो मोबाइल है ना, आपका हर एक चीज़ जितने भी हैं वो हमारा मेंटली, फिजिकली, इमोशनली किस तरह से हम लोग अफेक्ट कर रहे हैं, उसको हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें उसमें काम करने किस तरह की आवश्यकता है, जैसे ये तो आपने बता दिया कि हम उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, और उस पर किस तरह से कार्य कर सकते हैं ताकि उसको ठीक किया जा सके। अब जैसे देखो, पेड़ लगाना, है ना, हम कितने पेड़, अब आप देख लो कि कितने पेड़ लगते होंगे, बहुत रेयर है ना। तो हम लोग को जितना एफॉरेस्टेशन, जितना भी हम लोग खुद अपना कॉलेज में हम लोग ये करते हैं कि इनिशिएटिव की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर या वहाँ से प्लांट्स लाके बच्चों को हम उस चीज़ में लगाएं, है ना, कि एटलीस्ट अपने घर के आसपास आपका साफ़ सुथरा हो, है ना। आपका पानी जितनी आप कंजर्व कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी, अब देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी आपके पानी से बन रही है, कहीं ना कहीं उसमें भी आपका एनर्जी जो है वो आपका यूज़ हो रहा है। तो अपने लेवल पे सुबह से उठ के शाम तक, चाहे वो आपका फूड रिसोर्सेज है ना, या आपका वेस्ट जनरेशन है, या आपका वो वाटर है, आपका वो कुछ भी, जो भी चीज़, आप कॉलेज आ रहे हो, आपका ट्रांसपोर्ट है, तो आप किस तरह से, अब एक ऐप है ना, कार्बन फुटप्रिंट्स का, आप वो अगर डाउनलोड करते हो, जो हम स्टूडेंट से करवाते भी हैं आमतौर पे, क्या वो ऐप करो, आप उसको, उसमें अपनी सारी डिटेल्स भरनी है डेली, आप नहाने के लिए पानी कितना यूज़ कर रहे हो, ब्रश करने के लिए कितना कर रहे हो, वो भी सारा कैलकुलेशन है कि आपकी पानी की टंकी कितने की है, घर पे कितने मेंबर्स हैं, कितना अप्रॉक्सीमेट आप यूज़ कर रहे हो, तो वो सारा कैलकुलेट कर देगा आपका खाना, नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन है ना। कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कार्बन एमिट कर रहे हो, आपके फुटप्रिंट्स ज़्यादा हैं, तो उस तरह से आपका पूरी डेली में आप अगर कर दोगे तो आपको वो आ जाता है कि आपके फुटप्रिंट्स कितने हैं, है ना। एज एन इंडिविजुअल मैं कितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कार्बन अपने इन्वायरमेंट में, और आपकी पॉजिटिव क्या क्या चीज़ें हैं, वो बैठ रहा है, बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपके फुटप्रिंट ज़्यादा है तो सजेशंस भी आ जाएंगे कि आपकी जो डेली लाइफ, डेली रूटीन में आपको पानी कम करना है, या आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार आप अपना पर्सनल ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, इतना करोगे तो आपका इतना कम हो जाएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको 1 महीने में 1 पेड़ लगाना है ना। तो उसमें कुछ ना कुछ आपके रिकमेंडेशंस रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर ओन लाइफस्टाइल, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करता है, तो उसमें रिकमेंडेशंस रहते हैं। तो हम लोग तो स्टूडेंट्स को ये करते हैं कि कल अगर मैं लास्ट ईयर 100 बच्चों को वो डाउनलोड करवा के उसको एक हैबिट डाल दी है ना। हैबिट बिल्डिंग वाली बात है कि अगर आपको कुछ करना है, ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिखे, मैं कोविड हुआ सब बैठ गए अंदर, घर में बंद होने को मजबूर है ना। हो गए। तो इम्पॉर्टेंट है पढ़ाई भी, पर साथ के साथ आपका इन्वायरमेंट जो है दैट प्लेज अ इक्वलेंट रोल, है ना। आपके हेल्थ के लिए, अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बेड रिडन अगर हो गए तो आपकी पढ़ाई भी किसी काम नहीं आने वाली है ना। तो वो सब चीज़ों में बैलेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एज एन इंडिविजुअल कि आप एटलीस्ट और कुछ नहीं कर सकते तो पेड़ तो लगाओ। अब वो कहते हैं जी मैम हमारे पास तो ज़मीन नहीं है, हम कहाँ पेड़ लगाएं, है ना, हम तो कहीं और तो पेड़ लगा नहीं सकते। अगर आप पेड़ नहीं लगा सकते तो आप ये देखो कि पेड़ कट किस चीज़ के लिए रहा है, जी उसका इस्तेमाल कम कर सकते हैं। जैसे ग्लोबली दिन में 10,000 पेड़ कटता है ना, टिश्यू पेपर बनने के लिए। स्टॉप यूजिंग टिश्यू पेपर। अगर आप टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करें तो यू आर कंट्रीब्यूटिंग समवेयर, है ना। आप कर दो कि हम लोग कहीं पे भी, चाहे वॉशरूम्स हैं, चाहे आपका होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, हम टिश्यू पेपर नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी डेली लाइफ में ला के कहीं ना कहीं वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स
saving our environment. तो ये थे दीपिका ठाकुर जी, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यहाँ पे पर्यावरण विशेषज्ञ और पर्यावरण विभाग में। तो इनसे बातचीत करना चाहिए, हमने बातचीत की है कि किस तरह से जो मौसम बदलाव है वो हो रहा है। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सर्दियाँ शिफ्ट हो रही हैं या जो क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, उसका क्या कारण है और किस तरह से इसको हम रोक सकते हैं। और जो कंट्रीब्यूट करने की बात कही है हमने कि किस तरह से जो आम दिनचर्या है हमारी, उस दिनचर्या में किस तरह से अपना योगदान देके पर्यावरण प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। तो फिलहाल इस स्ट्रीम में इतना ही। आप बने रहिएगा इनॉक्स न्यूज़ के साथ, ऐसी ही आपको जानकारी जो है देते रहेंगे कि किस तरह से जो है आप अपना योगदान जो है पर्यावरण में दे सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।